नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज इस देश का सबसे बड़ा सियासी मुकदमा एक अहम मोड़ पर आ गया, जिसमें बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार सबके खिलाफ आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। ये दर्ज हो गया है और वो भी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट। करीब 25 साल पहले का अयोध्या कांड सियासत के दिग्गजों को एक बार फिर अदालत की दहलीज पर ले आया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा ढहाने में पर्दे के पीछे किसकी भूमिका थी, किसने साजिश रची थी, इसको लेकर सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। मंगलवार को लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सभी 12 आरोपियों की पेशी थी। अदालत ने इन सभी नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोप तय कर दिए। जिन लोगों के खिलाफ बाबरी विध्वंस की साजिश रचने का आरोप लगा है, उसमें मुख्य रूप से ये लोग शामिल हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, कानपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, बीजेपी सांसद विनय कटियार, साध्वी रितंभरा, महंत नृत्य गोपाल दास और संत रामविलास वेदांती। आज भी मैंने कोर्ट के सामने चौकी के ऊपर खड़ा होकर कहा है कि हमने उस रामलला के खंडहर को, ढांचा को तोड़वाया है और ढांचा के तोड़वाने के आरोप में मुझको फांसी होती है, जेल होता है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूं और फांसी पर लटके नहीं तैयार। अदालत से आरोप तय होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने आरोपों को मानने से इनकार करते हुए कागज पर दस्तखत करने से भी मना कर दिया। वकीलों के समझाने पर उन्होंने कागजात पर दस्तखत किए, फिर भी उन्होंने कागज में ये लिखा कि वो आरोपों को मानने से इनकार करते हैं। आरोप किसी 4-5 पन्ने के आरोप लगाए जाते हैं, जिसमें गवाहों के बयान होते हैं। उसको केयरफुली माननीय आडवाणी जी ने पढ़ा है और उसके बाद उसको हस्ताक्षर किया है, पढ़ने के बाद किया है। उसमें कुछ पोर्शंस पे था, उन्होंने उस पर लिखा है कि मैं आरोपों से स्पष्ट तौर पे इंकार करता हूं। ये हाथ से लिखकर उस पर फिर साइन। उन्होंने अपने हाथ से लिखा है? बिल्कुल। हाँ, क्या लिखा? कि मैं इन आरोपों से इंकार करता हूँ स्पष्ट तौर पे और परीक्षण के लिए तैयार हूँ। ये हाथ से लिख के फिर साइन किया। पिछले 19 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अयोध्या में विवादित ढांचा गिराने के मामले में आडवाणी समेत 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश का केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर यह आदेश दिया था। इसके बाद अब इन सभी आरोपियों पर इन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। 120B यानी आपराधिक साजिश, 153 यानी दंगे के लिए उकसावा, धारा 153A यानी विभिन्न वर्गों के बीच कटुता पैदा करना, धारा 295 यानी किसी धार्मिक स्थल को तोड़ना, गिराना और वहां पर अन्य धार्मिक स्थल को स्थापित करने की मंशा, धारा 295A यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और धारा 505 यानी सार्वजनिक शांति भंग करने या विद्रोह कराने की मंशा से गलत बयानी करना, अफवाह फैलाना आदि। इन मामलों में दोषी सिद्ध होने पर आरोपियों को 5 साल तक की सजा हो सकती है। 3A और 153B में मैक्सिमम 5 इयर्स पनिशमेंट है। 505 में अगर रिलीजियस उस पर हर्ट करता है तो उसमें भी 5 इयर्स है। 295 में 3 इयर्स है। तो मैक्सिमम पनिशमेंट सारे में होता है तो 5 इयर्स है। इसमें 5 साल से ज्यादा किसी में भी सजा नहीं 5 साल से ज्यादा किसी में से नहीं। इससे पहले इस मामले के सभी 12 आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में अयोध्या कांड की अब नियमित सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 2 साल के भीतर पूरी करने के आदेश दिए हैं। जिस वक्त बाबरी विध्वंस हुआ था उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे। इस केस में उनका नाम भी आरोपियों की सूची में था, लेकिन कल्याण सिंह राजस्थान के राज्यपाल हैं, लिहाजा संवैधानिक पद पर रहने के चलते उन्हें इस मामले से दूर रखा गया है। लेकिन विपक्ष अब कल्याण सिंह के साथ साथ उमा भारती से भी इस्तीफे की मांग कर रहा है। अयोध्या मामले में कानूनी हलचल उस वक्त शुरू हुई है जब देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव सामने है। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को अपने खून पसीने से सींचने वाले आडवाणी और जोशी को पार्टी अब मार्गदर्शक मंडल से निकालकर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर बिठाएगी। लेकिन इस मुकदमे ने दोनों दिग्गज नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लखनऊ से कुमार अभिषेक, शिवपूजन झा, मौसमी सिंह के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। तो एक तरफ ये सियासी मुकदमा और उसमें चार्जेस फ्रेम होना, लेकिन दूसरी तरफ सियासत भी खूब इस पर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 साल के अंदर जल्दी सुनवाई करके मामले का निपटारा करना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही
आज ये फैसला सामने आया, खूब सियासी हलचल देखी गई। किसने क्या कहा, सुनिए। चार्जेस फ्रेम होने का मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर आरोप जो हैं वो साबित हो गए। उनको चार्जेस को वो चैलेंज भी कर सकते हैं आगे, और जब उसके लिए एविडेंस भी जो हैं, जो चार्जेस लगे हैं उसके लिए एविडेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस, मेरा मानना है कि हमारे लीडर्स पे जो ये चार्जेस हैं वो बेबुनियाद हैं, और जो उससे संबंधित होता है लेकिन सीधे इन्वॉल्व नहीं होता तो उस पर कंस्पिरेसी का चार्ज लगता है। तो इस पर सोच विचार कर प्रोसिक्यूशन ने ये निर्णय लिया होगा कि इनका अगर सीधे सीधे वहाँ पर हस्तक्षेप या इनका इन्वॉल्वमेंट नहीं था तो कम से कम संबंधित उस घटना से ये लोग संबंधित रहे हैं, उनकी जानकारी थी और संभवतः उसको प्रोत्साहित किया है, इसलिए इन पर कंस्पिरेसी का चार्ज लगता है और इसलिए लगा है। ये तो इतना बड़ा अपराध है, इतने बड़े अपराध के लिए कि आप सभी लोगों को सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ देंगे। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात है अभी 1 महीने के अंदर अंदर चार्जेस फाइल होना ही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इससे वो बच नहीं सकते हैं। तो ये जो कोर्ट्स है इनको भी सोचना चाहिए कि नरमपंथी रुख अपना कर सुप्रीम कोर्ट की नज़र अभी भी निश्चित तौर पर उनके ऊपर है। और मुझे प्रसन्नता है कि जितनी भी सीआरपीसी की खतरनाक धाराएं हैं वो इन नेताओं पे नहीं लगी हैं, इनके विचार पर भी लगी हैं। आप कैसे झूठ बोल सकते हो, आप कैसे शुचिता की बात कर सकते हो राजनीति में? इसीलिए बीजेपी के नेता नहीं, बीजेपी का विचार भी दोषी है जिसके लिए आज इन पे चार्जेस फ्रेम हुए। इधर राम मंदिर तो आज तक नहीं बना, लेकिन बीजेपी के लिए राम नाम का एटीएम जरूर खुला रहा। लेकिन इन सब के बीच अब क्या नए सिरे से बीजेपी सोच रही है 2019 की तैयारी की, क्योंकि योगी आदित्यनाथ अब पहुंच रहे हैं अयोध्या। देखिए। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या सज संवर रही है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों के गड्ढे भर दिए गए हैं, सड़क चमचमा रही है, घाटों पर सफाई चल रही है, टूटी हुई सीढ़ियों पर सीमेंट लग रहा है। अयोध्या के श्रृंगार की खास वजह भी है। बुधवार को यहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक अमला तैयारियों में लगा है। अधिकारी भी जुट गए हैं कि कहीं कोई कोर कसर न रह जाए। फिलहाल यहाँ पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद अयोध्या में आ रहे हैं, और अयोध्या में आने की चर्चा के साथ ही साथ राम मंदिर के निर्माण की चर्चा बहुत गर्म हो गई है, और उनकी जो यहाँ पर आने का स्वागत करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं ये पूरी सड़क नहीं बनाई गई है, और ये हाल पूरे शहर का है। जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ को जाना है वहाँ नई सड़क बनाई गई है, रास्ता बनाया गया है। मौका है श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव का, जिसमें देश भर से साधु संतों का जमावड़ा हो रहा है। लेकिन इस समागम पर सबकी नजरें रहेंगी योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि योगी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हैं और साधु संत राम मंदिर के लिए बड़ी आस के साथ योगी की तरफ देख रहे हैं। भगवान श्री राम जी हमारे राष्ट्र नायक हैं, राष्ट्र के कर्णधार हैं, सब कुछ हैं, तो उनकी जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बने, इसके लिए क्या है, सब विचार कर सकते हैं महात्मा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आपस में बैठ करके समन्वय हो जाए तो ठीक है। अगर समन्वय नहीं होगा तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रांत में भाजपा की सरकार है। जिस प्रकार सोमनाथ का मंदिर कानून बनाकर वल्लभ भाई पटेल ने बनाया, उसी प्रकार लोकसभा में कानून बना करके राम जन्मभूमि का निर्माण किया जाए। सबसे पहले हम आपको योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का पूरा प्रोग्राम बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ 31 मई की सुबह 9:20 पर सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां से राम जन्मभूमि और फिर राम की पैड़ी होते हुए सरयू नदी में आरती करेंगे। 11:30 बजे से 12 बजे तक अवध विश्वविद्यालय में पार्टी पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। 12 से 12:30 के बीच फैजाबाद मंडल के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोपहर 2:50 से 3:30 बजे तक राम जन्मभूमि न्यास के पहले अध्यक्ष रामचंद्र परमहंस के दिगंबर अखाड़े में रहेंगे, जबकि 3:35 से 4:35 तक दीनबंधु अस्पताल का निरीक्षण करेंगे।
इसके बाद राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव समारोह में शामिल होंगे। यहाँ पे पूजा करीबन 9:20 से लेके 11 बजे तक ये कार्यक्रम है। शुरू में ही हनुमानगढ़ी से लेके सरयू के दर्शन करने का मतलब ये है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या की नगरी में इसलिए आ रहे हैं, राम की नगरी में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक शासक नहीं है बल्कि एक राम भक्त भी हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले के गोरक्षा पीठाधीश्वर दिग्विजयनाथ और अवैधनाथ तो बाकायदा मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए थे। महंत अवैधनाथ तो राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य भी थे। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ से लोगों की आस जुड़ी है कि वो अयोध्या में राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ खास करेंगे। आज तक मुख्यमंत्री तो कई हुए, कई आए, लेकिन सरजू जी के पूजन का जो विचार श्री योगी जी ने रखा है एक साधुवाद का स्वरूप है। क्योंकि और लोग आए, किसी कार्यक्रम में आए और निकल गए, लेकिन हमारे योगी जी सब कार्यक्रम को देखते हुए उनकी ये मनसा, ये साधुवाद ही है कि वो सरजू पूजन की लालसा को लेकर के अयोध्या में पधार रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की अयोध्या यात्रा भी बड़े मौके पर हो रही है। अयोध्या आंदोलन के नेता ढलती उम्र में अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। उन नेताओं की तीसरी पीढ़ी सत्ता में आ चुकी है। मंदिर अब तक नहीं बना, लेकिन अयोध्या में मंदिर निर्माण बीजेपी के लिए वोट का एटीएम जरूर बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ बुधवार को अयोध्या कूच कर रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम है, मायने सियासी है। मौसमी सिंह और बनवीर सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, अयोध्या आज तक। बात जरा कांग्रेस पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि केरल के कन्नूर में जब से कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता का वो वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो एक बछड़े को काटकर फिर बीफ बनाकर खा रहे थे, कांग्रेस पार्टी अब बस यू टर्न गाय पर ले रही है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर गौ पूजन का आयोजन किया गया है। देश में फिर मचा गाय पर बड़ा कोहराम। कहीं गोरक्षकों ने ट्रक को फूंक डाला, कहीं गोहत्या के विरोध में खूब हंगामा मचाया। कानून ऐसा लाया जाए कि गौ माता को अगर काटा जाए तो उनको फांसी की सजा दी जाए। गाय के चक्कर में 2 लोगों को निगल गया कुआं। गाय पर देश में शुरू हुई नई राजनीति। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गाय पर देश में फिर से बवाल मच गया है। केरल में गाय के बछड़े को काटा गया तो दिल्ली में बीजेपी के युवा कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, जबकि फरीदाबाद में गोरक्षकों ने ऐसी गुंडागर्दी दिखाई कि एक ट्रक को ही फूंक डाला, तो बिहार के बक्सर में 2 लोग गाय को बचाने के चक्कर में कुएं में जा गिरे। इसके अलावा गाय पर मेघालय से लेकर राजस्थान तक और केरल से लेकर दिल्ली तक राजनीति शुरू हो गई। इन तमाम तस्वीरों की सच्चाई हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की करते हैं। ये तस्वीरें कांग्रेस हेडक्वार्टर के ठीक सामने की हैं। आप देख सकते हैं एक गाय का बछड़ा बंधा है और मंत्रोच्चार हो रहा है। पंडित मंत्र पढ़ रहे हैं। गाय के इर्द गिर्द युवा मोर्चा के कार्यकर्ता खड़े हैं। गाय के बछड़े को फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। गाय के बछड़े की पूजा हो रही है, उसे कार्यकर्ता चूम रहे हैं। और अब बीजेपी का ये गौरथ देखिए, जिस पर लिखा है गौ माता के हत्यारों को जेल में डालो। और ये कार्टून भी देखिए, जिसमें गाय की गर्दन पर गंडासा दिखाया गया है और गंडासे पर कांग्रेस लिखा हुआ है। ये भी देखिए, राहुल गांधी के पोस्टर पर कालिक पोती गई है। केरल के कन्नूर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 20 सड़क पर गाय का बछड़ा काट डाला तो बीजेपी की युवा ब्रिगेड कांग्रेस हेडक्वार्टर पर आक्रोश दिखा रही है और गौवंश के हत्यारों को जेल भेजने की मांग कर रही है। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर प्रदर्शन किया है और आप देख सकते हैं पानी की बौछार के जरिए जो बीजेपी यूथ विंग के कार्यकर्ता हैं उनको तितर बितर करने की कोशिश पुलिस ने यहां पर की है। और केरल में जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौ हत्या की थी, सरेआम काउ स्लॉटर किया था, उसके विरोध में ये जो सारे कार्यकर्ता हैं वो यहां पर पहुंचे थे और आप देख सकते हैं ये यहां पर
पुतला है, राहुल गांधी का पुतला है, सोनिया गांधी का पुतला है, वो लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं जबरदस्त जो प्रदर्शन के बाद जो पानी की बौछार है वो की गई है, और पानी की बौछार के जरिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको पुलिस ने रोकने की कोशिश की है। केरल में गोवध पर बीजेपी गरज रही है और गौ हत्या के खिलाफ रथ लेकर निकल पड़ी है। तो ये केरल में जिस तरह से गली चौराहे पे गौ माता का नरसंहार हुआ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की 125 करोड़ आबादी का अपमान हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया है। केरल में जो चौक चौराहे पर उन्होंने गौ माता की हत्या करी, जो आस्था हमारे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था का विषय है। हम राहुल गांधी, सोनिया गांधी से ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक माफी मांगे, देश से सार्वजनिक माफी मांगे। तो हमारी माँ की अगर कोई ऐसे इस प्रकार दुर्दशा करेगा, इनको काटेगा, तो हमारा खून खोलेगा। हम उनको या तो उनको जान से मार दे, लेकिन ऐसा हम कानून अपने हाथ में लेंगे नहीं। तो हमारी सरकार से ये दरखास्त है कि केरल में जो ये हुआ है, उन्होंने कितने आदमियों को अरेस्ट करा है, कितनी जगह ये काम हो चुके हैं, 2-4 आदमियों को करके क्या सारे उसमें केरल का उनका बदला हो गया? उन सबको अरेस्ट करा जाए। केरल में गोवंश के वध पर कांग्रेस घिरी तो राजस्थान में कांग्रेस का गाय प्रेम जाग उठा है। कांग्रेस ने जयपुर की गौशाला में गौ पूजा और गौ सेवा का अभियान छेड़ा है। अब गाय पर छिड़ी इस नई सियासत में कौन बाजी मारता है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आज तक ब्यूरो। तो क्या कांग्रेस पार्टी डरकर गौ पूजन करने लगी? कांग्रेस पार्टी डरे न डरे, लेकिन गौ रक्षक किसी से नहीं डर रहे। ये खबर फरीदाबाद की है, जहां पर 150 गौ रक्षक हड्डियों से लदा एक ट्रक जा रहा था, वो ट्रक पर टूट पड़े, पूरे के पूरे ट्रक को फूंक डाला है। गौ रक्षकों के सामने ठेकेदार बस गिड़गिड़ाता रहा। बीच सड़क धू धू कर जलता ट्रक। गाय का मौस पकड़ो, पुलिस वाले ने तक छीन के जो टेम्पो में आग लगा दी हमने कतई। ठीक है ना, देख लो कतई। फरीदाबाद में गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी, लेकिन पता नहीं ये क्यों इस कदर हिंसक हुए जा रहे हैं। टेम्पो में आग लगा दी हमने कतई। पता नहीं क्यों ये हर बार कानून हाथ में लेने लगते। ठीक है ना, देख लो। ये तस्वीर भी उसी की एक वानगी है, कथित गोरक्षकों की गुंडागर्दी का नमूना है। जगह फरीदाबाद का अनंगपुर गांव, वक्त रात के करीब 11:30 बजे। गाय का मौस पकड़ो, पुलिस वाले ने तक छीन। शनिवार रात फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में करीब 150 लोगों की भीड़ ने मरे हुए जानवरों की हड्डियों से लदे इस ट्रक को सिर्फ इसलिए फूंक दिया क्योंकि उन्हें ट्रक में बीफ होने का शक था। ठेकेदार भीड़ के सामने गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, यहाँ तक कि वैध कागजात भी दिखाए, लेकिन नहीं। कथित गोरक्षकों की भीड़ उग्र हो गई और ट्रक को बीच सड़क फूंक दिया। उस गाड़ी को छीन कर ले गए, ड्राइवर को पकड़ लिया, मार पिटाई करी और छीन कर ले जाकर उसमें गांव में पहाड़ के नजदीक राजा डेरा के पास वहाँ आग लगा दी। गाड़ी के अंदर था क्या? मांस था या हड्डियां थी मवेशियों। पुलिस के मुताबिक करजन सिंह और देवराम नाम के 2 शख्स मरे हुए पशुओं की हड्डियां उठाने का कारोबार करते हैं। दोनों ने इसका ठेका ले रखा है। वो पूरे इलाके से मरे हुए पशुओं की हड्डियां इकट्ठा कर बड़कल के पास बने एक स्टोर में रखते हैं। शनिवार रात करजन सिंह टाटा 407 ट्रक में मरे हुए जानवरों की हड्डियां लेकर दिल्ली जा रहे थे। ट्रक जब अनंगपुर गांव चौक पर पहुंचा तो गांव के कुछ लड़कों ने ट्रक को रोक लिया और बीफ की तस्करी का आरोप लगाया। करजन सिंह ने लड़कों को परमिट भी दिखाया, लेकिन वो नहीं माने और ट्रक में आग लगा। वो गांव के ही थे, शरारती बच्चे गांव के ही थे और आइडेंटिफाई हो गए हैं और कुछ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है और 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, बाकी जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। जाहिर पूरा मामला गाय के नाम पर लगातार हो रही गुंडागर्दी से जुड़ा है, लिहाजा पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इस घटना से एक बार फिर कथित गोरक्षकों की कानून को ठेंगा दिखाने की जुर्रत साफ नजर आती। गाय का मौस पकड़ो, पुलिस वाले ने तक छीन के जो रोके नहीं रुक रही। जो टेम्पो में आग लगा दी हमने कतई। पिछले कुछ दिनों में हुए वाकये इसकी तस्दीक करते हैं। 28 मई महाराष्ट्र के मालेगांव तहसील में बीफ रखने के आरोप में कथित गोरक्षकों ने 2 लड़कों की बुरी तरह पिटाई कर दी।
24 मई 20 से ज्यादा स्वयंभू गोरक्षकों ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर कोचुवेली गुवाहाटी एक्सप्रेस के पार्सल वैन में छापा मारा। इन्हें शक था कि ट्रेन से पशु की तस्करी हो रही है, तो स्टेशन पर जमकर बवाल काटा। 11 मई अलीगढ़ की एक डेयरी में भैंस काटने के आरोप में भीड़ ने 5 लोगों की धुनाई कर दी। 30 अप्रैल असम के नौगांव में मवेशी चोरी होने के शक में भीड़ ने 2 लोगों को पीट पीट कर मार डाला। ऐसे में सवाल उठता है कि गोरक्षा के नाम पर ये गुंडागर्दी कब तक चलती रहेगी, कब तक शासन प्रशासन मूक दर्शक बना सब कुछ देखता रहेगा। गाय का सम्मान तो वाजिब है, लेकिन गाय के नाम पर गुंडागर्दी सभ्य समाज आखिर कब तक बर्दाश्त करता रहेगा। फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन जो बक्सर में बिहार में हुआ वो भी अपने आप में चौंकाने वाला है। गौरक्षक थे, गाय को बचाना चाहते थे, 40 फीट गहरे एक कुएं में वो कूद पड़े गाय को बनाने के लिए, मौत हो गई उनकी। इस गहरे और डरावने कुएं को देखते ही मौत जैसे पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन इस कुएं की हकीकत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मौत का ये कुआं 2 लोगों को निगल गया। जानते हैं कैसे? तो सुनिए पूरी कहानी। मौत का ये कुआं बिहार के बक्सर में बगेन का है। 40 फीट गहरे इस कुएं में एक गाय गिर जाती है। गाय को बचाने के लिए 2 लोग दौड़ते हैं और गाय को बचाने की कोशिश करते हैं। जिस रस्सी से गाय को बचाया जा रहा था वो रस्सी टूट जाती है और गाय के साथ साथ ये दोनों शख्स भी कुएं में गिर जाते हैं। 22 साल के सोनू यादव की कुएं में गिरने से मौत हो जाती है, जबकि 25 साल के दिनेश को किसी तरह से बचा लिया जाता है और अस्पताल पहुंचाया जाता है। दिनेश को भी गंभीर चोटें लगी हैं। अब कुएं से गाय को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। जिस वक्त गाय और दोनों लोग कुएं में गिरे, कुआं सूखा हुआ था। अब उसमें पानी डाला गया है ताकि गाय पानी में ऊपर आ जाए। सुजीत झा, बक्सर, आज तक। आईएएस आशीष की मौत का सच आखिर क्या है? क्या है स्विमिंग पूल के आसपास उस पार्टी का पूरा राज? परिवार मातम में है। आशीष की एक पार्टी में स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई है। तमाम सपने इस युवा अधिकारी के अधूरे रह गए। देखिए ये रिपोर्ट। मुस्कुराहट से लबरेज ये चेहरा, युवा जोश और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। जी हाँ, आशीष की उम्मीदों की उड़ान बहुत ऊंची थी, तभी तो देश का सबसे ऊंचा आईएएस का ओहदा हासिल किया था। लेकिन अब युवा आईएएस की बस यादें बाकी हैं। आशीष अब दुनिया में नहीं है और घर में मातम पस रहा है। परिवार को इंतजार था कि कल इनका बेटा अपनी पहली पोस्टिंग पर जाने वाला है। सोनीपत के रहने वाले 30 साल के आशीष दहिया को श्रीनगर में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइनिंग से 48 घंटे पहले ही दिल्ली में विदेश मंत्रालय के स्विमिंग पूल में आशीष की लाश मिली। आईएएस अधिकारी आशीष दहिया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। दरअसल डूबने से मौत हुई, इनिशियली ऐसा जानकारी मिली है। आप देख सकते हैं ये वही पूल है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ। दरअसल ये फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट का जो है ये ऑफिस है और यहाँ पर ये बताते हैं आशीष दहिया आए हुए थे। कल रात का इंसिडेंट है, तकरीबन 1 बजे के आसपास उनकी स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है। सोमवार की रात करीब 12:30 बजे आशीष के बैचमेट पूल साइड पार्टी कर रहे थे, तभी एक महिला अफसर डूबने लगी। उसे बचाने के लिए आशीष समेत कुछ अफसर पहुंचे। महिला अफसर को तो बचा लिया गया, लेकिन आशीष स्विमिंग पूल में किसी को नहीं दिखे और कुछ देर बाद उनकी बॉडी तैरती हुई मिली। अभी डॉक्टर साहब ने जो बताया यहाँ पे, जो इन्होंने, उसमें तो यही बताया कि डेथ इज ड्यू टू ड्राउनिंग। उनके पेरेंट्स के सामने ही बताया। सोनीपत के खरखौदा के रहने वाले आशीष का परिवार हैरान इस बात को लेकर है कि उनका बेटा अच्छा खासा तैराक था, फिर आशीष स्विमिंग पूल में कैसे डूब गया। 30 साल की उम्र में आशीष ने अपने करियर के लिए जी तोड़ मेहनत की थी और डीएसपी से आबकारी आयुक्त और फिर आईएएस बनकर आशीष का सपना पूरा हुआ तो उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। आशीष की पत्नी का भी रो रो कर बुरा हाल है, वो भी आईएएस की तैयारी कर रही हैं। सोनीपत से पवन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन सबसे तेज खबरों के लिए www.aajtak.in और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।